तुम्हारी माता देवी धर्मा तो ये चाहती हैं कि तुम मगध के उत्तराधिकारी बनो। माने? असंभव आचार्य। पिताजी को किसी ने भ्रमित करने का प्रयास किया होगा, और आप तो उन्हें जानते ही, भला वो ऐसा क्यों कहेंगी? विश्वास तो मुझे भी नहीं होता अशोक। यदि ये बात सम्राट ने नहीं कही होती, किंतु ये बात कहते समय वो अत्यंत व्यथित थे। इतने व्यथित उन्होंने देवी धर्मा को सुभद्रांगी के नाम से संबोधित किया। सब मेरे कारण आचार्य, क्योंकि मैंने असत्य कहा, और इसी बात से उन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारा कोई दोष है। मेरी और सम्राट की अनुपस्थिति में ऐसा क्या हुआ कि देवी धर्मा के विषय में सब कुछ परिवर्तित हो गया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा आचार्य। आप दोनों के गया जाने के पश्चात एक दिन मां अचानक अस्वस्थ हो गई। तुम चिंता मत करो, रानी धर्मा का मैं ध्यान रखूंगी। अशोक जो कह रहा है सही कह रहा है। मैं अशोक की पीड़ा समझ सकती हूँ। इसने जो भी किया वो एक पुत्र का माँ के प्रति कर्तव्य था। महारानी चारुमित्रा ने तुम्हारा पक्ष लिया और अपने पुत्र सुशील पर क्रोधित हुई। क्या सोच रहे हैं आप? क्षमा कीजिए आचार्य, महाराज आपको बुला रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात है। आचार्य, ये तो देवदत्त का शीश है, तक्षशिला का कर संग्राहक। अभी कुछ दिनों पूर्व देवदत्त की नियुक्ति हुई थी। इनकी ऐसी क्रूर हत्या इसलिए की गई क्योंकि इन्होंने वो दुस्साहस किया जिसे करने का साहस आज तक कोई नहीं कर पाया था। मुझे विस्तार से बताओ, हुआ क्या? सम्राट, पिछले कुछ समय से तक्षशिला में उत्पात मचा हुआ है। एक विदेशी समुदाय ने तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया है। और अब उसको अपने अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका सामना करना, इन्हें नियंत्रित करना असंभव है, क्योंकि वो क्रूर है, उपद्रवी है। कोई भी नियम उन्हें मान्य नहीं है और ना ही उन्हें मृत्यु का भय है। मेरे गुप्तचरों ने इस संभावना से मुझे अवगत कराया था सम्राट, और मैंने इसी बात के उपलक्ष्य में महामात्य खल्लटक को सचेत भी किया था। किंतु मुझे नहीं लगता कि महामात्य खल्लटक ने इस बात की गंभीरता पर कोई विचार भी किया। सम्राट, मैंने तक्षशिला के प्रांतपाल को संदेश भेजा था, परंतु उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया, इसलिए आचार्य की चेतावनी की पुष्टि न हो सकी। ऐसा विश्वासघात अक्षम्य है। मैं स्वयं तक्षशिला के लिए प्रस्थान करूंगा, अविलंब। हम अपने पिता से सहायता भी मांग सकते हैं। उनकी सेना तक्षशिला के समीप ही तो है। नहीं माँ, आपकी पिताश्री की सहायता लेंगे तो तक्षशिला के संग्राहक ये समझेगा कि मगध की सेना अकेले इस युद्ध के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए वो मकदूनिया की सेना का समर्थन ले रही है। सम्राट, अब बहुत दिनों से पाटलिपुत्र से दूर रहे। इस समय आपकी उपस्थिति यहाँ अनिवार्य है। फिर कौन जाएगा आचार्य?
आपका ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार सुशील। इससे राजकुमार सुशील की पुनः परीक्षा भी होगी और प्रशिक्षण भी। मुझे लगता है इस कार्य के लिए राजकुमार सुशील को तक्षशिला भेजना उचित होगा। आचार्य के सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं। यह समय परीक्षण अथवा प्रशिक्षण का नहीं है। और राजकुमार सुशील की आयु भी क्या है, और नहीं उन्हें इतनी बड़ी समस्या का सामना करने का कोई अनुभव है। जब सुशील प्रभारी राजा बन सकता है तो मगध के लिए तक्षशिला की समस्या का समाधान करने का दायित्व क्यों नहीं उठा सकता? वैसे तो राजकुमार अशोक को भी भेजा जा सकता है। वो भी तो प्रभारी राजा बनने के इच्छुक थे। और राजकुमार सुशील को एक अवसर मिल चुका है। क्यों ना इस बार हम राजकुमार अशोक को यह अवसर दें? इससे दोनों भाइयों में एक समानता का भाव भी स्थापित हो जाएगा। अत्यंत योग्य कहा आपने, किंतु इससे पूर्व जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि राजकुमार अशोक ने भावुक होकर ही ये सारे निर्णय लिए थे और जो उचित नहीं थे। और तो और एक कन्या के प्राणों की रक्षा करने के लिए अशोक ने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया था। और जो इतना व्यक्तिगत हो जाता है उसे इतना बड़ा दायित्व सौंपना यह उचित नहीं है सम्राट। क्योंकि राजकुमार अशोक को राजकुमार के भांति अनुशासित होना अभी सीखना है। मैं मानता हूं कि उन्होंने भावुक होकर निर्णय लिए, परंतु जब वो राजकुमार घोषित भी नहीं हुए थे तब भी हम उनकी वीरता से, उनके विवेक से परिचित हुए थे। वो मगध के महायोद्धा बने, राज परिवार की रक्षा की उन्होंने। और उनकी कूटनीति का परिचय हमें तब मिला जब उन्होंने रानी निहारिका को चर्चा के लिए तैयार किया। इस कार्य के लिए उनके अवगुणों से अधिक महत्वपूर्ण है उनके गुणों पर ध्यान देना। नहीं, मैं अशोक के गुणों की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, किंतु मेरा ये मानना है कि कूटनीति की दृष्टि से सुशील का तक्षशिला जाना योग्य होगा और उपयुक्त होगा। दोष मेरे दोनों पुत्रों में है। पीछे जो कुछ भी हुआ उसके उपरांत मुझे उन दोनों की योग्यता को पुनः परखना होगा। उसके पश्चात ही मैं निर्णय लूंगा कि तक्षशिला के समस्या के समाधान हेतु कौन अधिक योग्य है। तक्षशिला तो दूर की बात है, तुम में से किसी को ज्ञात भी नहीं है कि इस राजमहल पे कितना बड़ा संकट आने वाला है। आपने सुशील को तक्षशिला भेजने का प्रस्ताव क्यों रखा आचार्य? इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने अशोक का चयन क्यों नहीं किया? आचार्य, अशोक के पास एक बड़ा अवसर था अपनी योग्यता सिद्ध करने का। मैं चाहता हूं कि अशोक सम्राट के समीप ही रहे। क्षमा कीजिएगा आचार्य, किंतु सुशील को हम सब देख चुके हैं। आचार्य, वो तक्षशिला में कुछ नहीं कर पाएगा। तक्षशिला की अराजकता पर हम आज नहीं कल निश्चित रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। मेरी चिंता तो है यदि मगध का उत्तराधिकारी सुशील बनेगा तो मगध खंड खंड में बढ़ जाएगा। यदि सुशील का आकलन करना है तो तक्षशिला की अराजकता पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उसकी क्रूरता अत्यंत उपयुक्त होगी। अशोक में अहिंसा का भाव है। वो मगध की रक्षा करने के लिए स्वयं के प्राणों
का बलिदान भी दे सकता है, किंतु किसी के प्राण नहीं ले सकता। इससे विपरीत सुशीम अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी के भी प्राण ले सकता है। समझो राधागुप्त, अशोक को उसके पिता का सामीप्य चाहिए, और उन दोनों पिता पुत्र में जो दूरी बढ़ी है, उस दूरी को मिटाना इस समय अत्यंत आवश्यक है। और अशोक को अभी ये सीखना शेष है कि शासक का कोई भी निर्णय भावुकता के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। और अशोक का मगध के सम्राट होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण अब आरंभ होगा। आने वाले समय का सामना करने के लिए अशोक को तत्पर रहना होगा। पिताजी, मैं जानता हूं मेरे व्यवहार के कारण आप मुझसे निराश हैं। जो मैंने अहंकारा के साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और उसके पक्ष में मैं किसी प्रकार का तर्क भी प्रस्तुत नहीं कर सकता। पर मैं क्या कर सकता था? मैं जब भी उसे देखता हूं, उसके माता पिता का विश्वासघात सामने आ जाता है, उनका राजद्रोह सामने आ जाता है। कितना प्रयास किया मैंने स्वयं को समझाने का, पर नहीं, मैं ये भुला नहीं सका कि उसके माता पिता ने मेरे माता पिता को मारने की योजना बनाई, और वो भी विवाह जैसे पवित्र संबंध के माध्यम से। अब मैं उस पर कैसे विश्वास करता जिसमें राजद्रोह का रक्त दौड़ रहा। यदि तुम्हें अहंकारा से विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो मुझसे बात की होती। उसके साथ दुर्व्यवहार करना अनिवार्य नहीं था, मैं उसे क्षमा कर चुका था। तुम मेरे निर्णय के विरुद्ध कैसे जा सकते हो? मैं आपसे बात करना चाहता था, पर आप अपने व्यक्तिगत समस्याओं में इतने उलझे हुए थे कि मुझे लगा आपके पास मेरे लिए समय नहीं। आपका पूरा ध्यान तो अशोक के ऊपर। पता नहीं, मुझे असुरक्षा का आभास होने। अभी मैं जीवित हूं। तुम्हारी हर समस्या को सुनने के लिए मैं सदैव प्रस्तुत हूं। एक अवसर दीजिए मुझे, ताकि मैं आपको आपका योग्य पुत्र बनकर दिखा सकूं। मैं एक अवसर तुम्हें अवश्य दूंगा सुशील। तक्षशिला में अराजकता फैल गई है। वहां का प्रांतपाल, उसने तक्षशिला पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए विद्रोह कर दिया है। वहां के लोगों पर वो अत्याचार कर रहा है। उसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मेरी यह इच्छा है कि तुम तक्षशिला जाकर उस विद्रोह को समाप्त कर, स्थिति को सामान्य कर, स्थिर वातावरण बनाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने इतने बड़े दायित्व के लिए मुझे चुना। मैं अवश्य जाऊंगा पिताजी। आशीर्वाद दीजिए मुझे। आपको मुझे जो भी अपेक्षाएं हैं मैं वो पूरी करूंगा। विजयी भव।
अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार दी राजकुमार? ये आप क्या कह रहे हैं महामाते? तक्षशिला मगध के प्रमुख प्रांतों में से एक है और सम्राट का सुशीम पर विश्वास करना, वो भी अशोक से अधिक विश्वास करना, ये तो और भी अच्छी बात है। ये तो सुनहरा अवसर है सुशीम के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही तो सदैव ये कहते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ करो जिससे पिताजी महाराज प्रभावित हो जाए। बस सब अवसर मिल गया, बस देखते जाइए मैं क्या क्या करता हूं। आप नहीं समझ रहे हैं राजकुमार, मैं भी आपकी उन्नति देखना चाहता हूं, परंतु तक्षशिला के लिए आपके स्थान पर मैंने अशोक का नाम दिया। इसके पीछे कोई कारण था और वो कारण ये है, तक्षशिला जाना आत्महत्या करने से कम नहीं। मेरा कोई क्या करेगा? तक्षशिला मगध के अधीन है और मैं मगध के सम्राट का पुत्र हूं। अधीन है, परंतु केवल नाम के लिए। इस समय वहां संपूर्ण अराजकता की स्थिति है। अत्याचार, दास प्रथा अपनी चरम सीमा पर है। अखंड भारतवर्ष का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है वहां, परंतु लोग बुद्धि की नहीं, बल की भाषा में बात करते हैं, बल की भाषा समझते हैं। और इस सब के पीछे केवल एक व्यक्ति है, वहां का प्रांतपाल, अत्यंत क्रूर, अत्यंत धूर्त और अत्यंत बलशाली। तो अब क्या करें? कैसे रोके सुशीम को तक्षशिला जाने से? अब तो बहुत कठिन होगा। एक तो आचार्य चाणक्य पहले ही राजकुमार सुशीम का पक्ष ले चुके हैं और ऊपर से राजकुमार ने स्वयं प्रबल इच्छा व्यक्त की है वहां जाने के लिए। सम्राट के निर्णय को परिवर्तित करना अब संभव नहीं होगा। नहीं महामात्य कल्लटक, जो निर्णय तर्क के आधार पर लिया गया था उसे केवल भावुकता ही काट सकती। देखो, मशालों में अग्नि नहीं बची है, जाओ तेल भर कर आओ। वो देखो, राजमाता हेलेना का संकेत। हमने कहा था ना, वो हमारे साथ है। तुम हमारे साथ चल रही हो नोका, और अगर कोई धोखा किया तो तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हारा सर काट दूंगा। ये देखो, यहाँ से हम पश्चिमी दीवार पार करके इस गलियारे से होते हुए तुम बिंदुसार के कक्ष में जाओगे और हम अंतर महल में। लेकिन हाँ, ये गलियारा पार करने के लिए इस गलियारे के सभी सैनिकों को हमें मारना होगा, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी सैनिक ने आक्रामक को संकेत दे दिया तो हमारी सारी तैयारियां बर्बाद हो जाएंगी। मारना है या मरना है, मारना है या मरना है, मारना है या मरना है, मारना है या मरना है। जहाँ एक ओर मगध चैन की नींद सो रहा होगा, वहाँ दूसरी ओर हमारे पुत्र का स्वप्न पूरा हो रहा होगा। मौर्य वंश का अंत होगा और आचार्य चाणक्य सब देखता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.